इंस्टा फ़िल्टर से गँवाई जान। जी हाँ, दोस्तों, आज की ये जो कहानी है वो इसी पर आधारित है कि किस तरह से इंस्टाग्राम पर फ़िल्टर डालने का ख़ामियाज़ा एक औरत को इस कदर भुगतना पड़ा कि उसे अपनी जान गँवानी पड़ी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन कुमार शिंदे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द केस। दोस्तों, 11 अगस्त 2025 ये 11 अगस्त को यूपी के मैनपुर ज़िले में एक एरिया है खरपुरी बम्बा नाम का। वहाँ कुछ जंगल टाइप का एरिया है और वहाँ की झाड़ियों में पुलिस को एक लाश के मिलने की खबर मिलती है। पुलिस वहाँ पहुँचती है और पुलिस देखती है कि ये किसी महिला की लाश है। इस महिला की उम्र लगभग 50-55 के लगभग लग रही है और जब पुलिस ने पता लगाने की कोशिश की कि इस महिला से जुड़ा जो जो भी हुलिया है और जितने भी पुलिस थाने थे आसपास, सबको इत्तला करती है पुलिस कि अगर इस हुलिये की कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट हो तो बताइए। पर कहीं से किसी भी पुलिस थाने से कोई खबर नहीं आती। पुलिस और इंतज़ार करती है कुछ दिन, 3-4 दिन तो बॉडी डिकम्पोज़ होने लगती है। पोस्टमार्टम के लिए तो भेज ही चुकी थी पुलिस। अब पुलिस को लगता है कि भैया इसका कोई आने वाला नहीं है। तो अब पुलिस अपने हिसाब से ही इस बॉडी का अंतिम संस्कार कर देती है। पर पुलिस ने अंतिम संस्कार करने से पहले कुछ तस्वीरें ली थी इस बॉडी की और अब 23 अगस्त को इस महिला की जिसकी लाश थी उसके परिजन आ जाते हैं। कहीं से उन्हें खबर मिलती है किसी पुलिस थाने से और परिजनों तक पुलिस पहुंचती है इनके और फिर पता लगता है कि ये रानी देवी जिसकी उम्र 52 साल थी, जो फर्रुखाबाद यूपी में एक जगह है फर्रुखाबाद, वहाँ की रहने वाली है और 4 बच्चे हैं इस महिला के और इसके पति का नाम है राजपाल सोमवंशी। और पुलिस जब रानी के घरवालों से पूछती है, रानी के पति से और बच्चों वगैरह से कि ये जो रानी है, वो किस पर्पज़ से गई थी मैनपुर? किसी काम से गई थी क्या? तो रानी के घरवालों को कुछ भी नहीं पता। हमें कुछ पता ही नहीं, कब गई, कब आई। मतलब यहाँ पे बड़ी ताज्जुब की बात है कि किसी के घरवाले आखिरकार इतने गैर ज़िम्मेदार कैसे हो सकते हैं? कुछ पता ही नहीं है। हाँ, हमें तो कुछ नहीं पता कब गई, कब आई। बस हमें पता लगा कि बॉडी-वॉडी मिली है तो हम आ गए। इस तरह से जो है रानी के घरवालों का रवैया था। और फिर पुलिस कहती है, "अच्छा, चलिए ठीक है, अब तो हमने अंतिम संस्कार कर ही दिया है। आप एक काम कीजिए, रानी जी का नंबर हमें दीजिए, हम डिटेल निकालेंगे और देखेंगे कि इनकी जो बॉडी मिली थी लावारिस अवस्था में, उनकी ये हालत किसने की है, कुछ चेक करेंगे हम।" तो रानी के घरवाले फिर नंबर देते हैं पुलिस को रानी का। तो अब पुलिस जो है, यूपी पुलिस अ, वो रानी के नंबर को ट्रेस करती है और जब रानी के नंबर को ट्रेस किया जाता है, तो एक नंबर सामने आता है जिस नंबर पर रानी ने पिछले 2 महीने से दोस्तों पिछले 2 महीने से बहुत बातें की हैं, घंटों-घंटों बातें की है। पुलिस का शक बिल्कुल उसी नंबर पे जाता है, उस नंबर की जब डिटेल निकाली जाती है तो अरुण राजपूत नाम का एक बंदा सामने आता है जिसका ये नंबर था। अब दोस्तों यहाँ पर पुलिस ने प्रोसेस शुरू की थी 23 अगस्त को, तो कुल मिला के इस घटना के लगभग 20-22 दिनों के बाद पुलिस अरुण राजपूत तक पहुँची थी। अब जब अरुण से पूछताछ होती है तो पुलिस को पहले तो अरुण बताता है कि हाँ, हमारा कॉन्टैक्ट था, इंस्टाग्राम पे हम जुड़े हुए थे, बस बात होती थी, सिर्फ़ बात ही होती थी, बाकी कुछ भी नहीं होता था। बट जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की, तो पुलिस के सामने सारी जो कहानी है अरुण राजपूत ने बताई। ये कहानी दोस्तों बड़ी दिलचस्प है और इससे काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलेगा आपको कि किस तरह से आपको क्या नहीं करना चाहिए और किन-किन चीज़ों का ख़्याल रखना चाहिए अगर आप किसी से सोशल मीडिया पर जुड़ रहे हैं या किसी भी तरह का कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो। दोस्तों यहाँ पे अरुण राजपूत बताता है कि इंस्टाग्राम पर मेरी रानी देवी से मुलाकात हुई, इंस्टाग्राम पे जुड़ी मुझसे और इंस्टाग्राम पर जब ये जुड़ी, तो इनकी प्रोफ़ाइल मैंने देखी सबसे पहले ऑब्वियसली। तो इनकी प्रोफ़ाइल में जितनी भी फ़ोटोज़ थी, इनकी तस्वीर थी, सब में फ़िल्टर डले हुए थे। सब फ़िल्टर में थी और अरुण की उम्र जो है 26 साल है मात्र। अरुण ने जब रानी की प्रोफ़ाइल देखी, तो इसे लगा कि यार मैं 26 साल का हूँ, ये थोड़ी उम्र में बड़ी लग रही हैं। बट फ़िल्टर इस तरह से लगाया हुआ था रानी ने अपने चेहरे पे कि इसे लगा कि खूब से खूब 6-7 साल बड़ी होगी। चलेगा और वैसे भी अरुण की ज़िंदगी में कोई था नहीं तो इसको लगा कि यार बढ़िया टाइम पास हो जाएगा, टाइम पास करेंगे और क्या। तो ये इंस्टाग्राम पे रानी से बात करने लगा, इसे लगा कि हाँ, ये बढ़िया लग रही है, 6-7 साल बड़ी है पर चलेगी। अब टाइम पास करने लगा तो बातें होने लगीं। अब जब बातें होने लगीं
तो अभी से लगभग 2 महीने पहले इनके नंबर एक्सचेंज हुए। बात तो ये 1.5 साल से कर रहे थे, नंबर अभी 2 महीने पहले ही एक्सचेंज हुए हैं, ऐसा तथ्यों में सामने आया है। और जब नंबर एक्सचेंज हुए तो फिर वही चीज़ प्यार में बदल चुकी थी सारी कहानी इन दोनों की और घंटों-घंटों फ़ोन पर बात होने लगी इनकी। ये भी बढ़िया, तुझे ना देखूँ तो चैन मुझे आता नहीं है। कहाँ से ना देखूँ तो? इंस्टाग्राम पर ना देखूँ तो? अरुण के दिल में ये था क्योंकि अरुण को लगता था कि हाँ, लग तो बढ़िया रही है। अच्छी लग रही है, भले थोड़ी बड़ी लग रही है, पर अभी सच्चाई सामने आने वाली थी। अब एक दिन बातों ही बातों में ये डिसाइड होता है कि मिलते हैं। तो रानी भी कहती है, "हाँ, हाँ, मिलते हैं।" क्योंकि रानी बहुत बेचैन थी अरुण से मिलने के लिए। अरुण जितना बेचैन नहीं था, उतनी रानी थी क्योंकि रानी दिलो-जान से चाहने लगी थी अरुण को। तो अब रानी जो कि फ़र्रुखाबाद में रहती है, उसी जगह रानी ने एक होटल बताया अरुण को कि यार इस होटल में मिलते हैं हम। और अरुण जो कि मैनपुर का रहने वाला था, वो उसने कहा, "ठीक है, चलो आता हूँ मैं। फ़र्रुखाबाद आता हूँ और एक होटल डिसाइड करते हैं, बुक करते हैं" और ये उस होटल पहुँच जाता है। अब इस होटल में जैसे ही अरुण के सामने रानी आती है, तो इसके होश फाख्ता हो जाते हैं, इसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है क्योंकि इसने अब तक इंस्टाग्राम पर जो देखा था, जो फ़िल्टर्स में तस्वीरें देखी थी रानी की, उसके ठीक उलट रानी एक 52 साल की महिला निकलती है और इसकी उम्र 26 साल अरुण की और उससे ठीक डबल उम्र की 4 बच्चों की माँ, ऑलरेडी शादीशुदा। जब वो देखता है अरुण तो उसके होश उड़ जाते हैं कि ओ भैया, अरे दैया! जो का होगा हो, जो का कर दो हमने, जो तो बहुत बड़ा धोखो होगो हमारे संगे। ये सारी चीज़ें अरुण जब देखता है, तो अरुण अपने आप को सँभालता है। उस वक़्त तो अरुण कुछ नहीं बोलता, सामने ही खड़ी थी ना क्योंकि। आ ही गई थी अब वो होटल में सामने तो क्या कुछ बोलेगा कि तू चल यार यहाँ से, तू तो ये निकली। अब अरुण ने दिमाग लगाया। ये बड़ा है ना चालू था अरुण। इसने दिमाग लगाया कि अरे इसकी इतनी उम्र है, ये मिलने आ गई है। चलो ठीक है आज तो मिल लेते हैं इससे। पर एक काम करता हूँ, एक ऐसी महिला जो इतनी उम्र की है और जो मुझसे घंटों-घंटों बातें करती है, तो मैं इसका फ़ायदा उठा सकता हूँ। अपनी पैसों की तकलीफ़ ये मैडम दूर कर सकती है। ये इसके दिमाग में आ चुका था और ये मिलता है, उस दिन के बाद फिर दोनों अपने-अपने घर चले जाते हैं और फिर इसने अरुण ने रानी से कॉल पर इनकी बात होती थी, पैसे माँगने शुरू कर दिए। कभी ये कह के कि अरे आज मेरा बर्थडे है, गिफ्ट नहीं दोगी क्या? फिर कभी 5,000, कभी 10,000, कभी 20,000, इस तरह से पैसे लेने लगा। अब अरुण को पता है, ये पैसे उधार नहीं लगे। अरुण को क्या लगता था कि मैं ये पैसे ले रहा हूँ ना, तो मैं इस उम्र-दराज़ महिला से बात कर रहा हूँ ना, उसकी फ़ीस है ये। ये अरुण को लगा। पर वहीं रानी जो कि अरुण के बिना रह नहीं पा रही थी, अरुण से घंटों-घंटों बातें करना चाहती थी, बट अरुण ने चूँकि अब देख भी चुका था ये, कि ये 52 साल की एक महिला है जिसके ऑलरेडी 4 बच्चे हैं और ये तो ठीक डबल उम्र की है, इसके फॉल टूट चुके थे पहले ही अरुण के। पर इसने पैसे लेना जारी रखा, पैसे लेता था ये और अब रानी ने ये नोटिस किया कि जब से मैं इससे मिल के आई हूँ, इसने पैसे लेना शुरू कर दिया है, मैंने दिए भी और इसने बातें करना भी कम कर दिया है, इग्नोर करता है, पर पैसे बराबर ले लेता है। 2 महीने में दोस्तों अरुण ने लगभग 1.5 लाख रुपए रानी से थोड़े-थोड़े करके कभी 20,000, कभी 10, कभी 15, 5 कभी इस तरह से करके ले लिए। अब जब रानी ये नोटिस कर रही थी कि यार एक ही बार मिला है ये, उसके बाद तो मिला ही नहीं। अच्छा बेटा मुझे इग्नोर करेगा। तो अब रानी ने पहले तो उससे कहा कि तुम इतनी बातें क्यों नहीं करते हो जितनी पहले करते थे और ये सारी चीज़ें, तो इसने हवाबाज़ी करना शुरू कर दी अरुण ने। कहा कि अरे करता तो हूँ ऐसा-वैसा, बट रानी समझ चुकी थी। तो अब रानी क्या करती है, रानी इससे पैसे माँगती है अपने। एक काम करो, मैंने जितने पैसे दिए ना तुम उतने मुझे दे दो वापस। अब पैसे कहाँ से देता? अरुण को ये उधार थोड़ी ना लग रहा था, अरुण को तो ये फीस लग रही थी कि तुझसे बात कर रहा हूँ ना मैं, उसकी फीस है ये। ये अरुण को लगता था। पैसे भी उड़ा चुका था ये अपनी अय्याशियों में, कहाँ से देता पैसे? तो अब ये कहता भी है कि यार पैसे दे देंगे कोई दिक्कत नहीं, हाँ दे दूँगा। रानी अब ये कहती है कि या तो पैसे दे दो या तुम मुझसे शादी करो बेटा, मुझसे शादी करनी पड़ेगी तुम्हें। तो अब अरुण का दिमाग खराब हो जाता है कि ये क्या बोल रही है ये? ये क्या बकवास कर रही है? पर रानी लगातार ज़ोर देती है कि नहीं तुम्हें तो मुझसे शादी करनी पड़ेगी और ये इग्नोर करता रहा।
अब रानी ने ये देखा कि मुझे इग्नोर भी कर रहा है, पैसे भी ले लिए, एक ही बार मिला उसके बाद मिला नहीं, बेटा समझ गई मैं तेरे दिमाग में क्या चल रहा है। तो अब रानी ने अरुण चूँकि कॉन्टैक्ट में भी था, नंबर भी अपना बदल नहीं सकता था क्योंकि पैसे भी तो लेने थे। बैंक बन गई थी रानी अरुण के लिए, तो ये कॉन्टैक्ट में भी बना रहा। कभी-कभी बीच में थोड़ी चिकनी-चुपड़ी बातें करके पैसे ऐंठने के लिए। तो अब रानी ये कहती है अरुण से कि एक काम कर बेटा, मेरे पूरे पैसे या तो दे, या तो मैं ना पुलिस में रिपोर्ट करूँगी तेरी, कि तूने मुझसे पैसे लिए। सारे रिकॉर्ड्स हैं मेरे पास, मैं ऑनलाइन पैसे डलवाती थी, सब कुछ है मेरे पास। मैं पुलिस को बताऊँगी कि ये लुटेरा है, इसने मुझसे पैसे लूटे। तो अरुण थोड़ा घबरा गया, उसने बोला, "नहीं-नहीं ऐसा मत करना।" तो बोले, "ठीक है तो फिर मुझसे शादी कर। शादी कर वरना मेरे पैसे दे पूरे, नहीं तो मैं तेरी कंप्लेंट कर रही हूँ। फिर पुलिस तुझे अंदर करेगी ना तब समझ में आएगा बेटा।" तो अरुण थोड़ा डर गया कि नहीं-नहीं, पुलिस पकड़ लेगी तो मेरा क्या होगा ऐसा-वैसा। तो उस वक़्त तो अरुण थोड़ा-सा उसको समझाता-बुझाता है कि नहीं-नहीं ऐसा मत करना यार, तुम कहाँ लगी हो, प्यार तो मैं तुम्ही से करता हूँ। इस तरह की बातें अरुण करता है और अरुण अब इससे पूरी तरह से पीछा छुड़ाना चाहता था और इसके दिमाग में जो है चलने लगा कि इससे मैं पीछा कैसे छुड़ाऊँ। तो अब 10 अगस्त के दिन अरुण ने रानी को कहा कि यार तुम एक काम करो अपन मिलते हैं यार, मिलते हैं चलो मिल के बात करते हैं, बहुत गिले-शिकवे हो गए, मिल के दूर करते हैं। तो अरुण ने इस बार ये मैनपुरी से फर्रुखाबाद नहीं गया, फर्रुखाबाद से रानी को बुलवाया अपने इधर मैनपुरी अपने एरिया में और इसका एक एरिया था पर्टिकुलर इसने सोच के रखा हुआ था, वहाँ पे बुलाया रानी को और एक भावंत चौराहा है, वहाँ पर 12:30 बजे के करीबन इसने मीटिंग फिक्स की और रानी वहाँ पे आती है मैनपुरी में। अ, वो जैसे ही पहुँचती है रानी, तो फिर अरुण कहता है कि चलो ना पैदल चल के बात करते हैं, अच्छा लगेगा। पैदल चलते-चलते थोड़ी दूर पर आता है और ये पहुँच जाता है बात करते-करते, खरपरी बम्बा नाम की एक जगह है, वहाँ ये पहुँचते हैं पैदल-पैदल, वहाँ थोड़ी झाड़ियाँ बनी हुई थी, जंगल टाइप का बना हुआ था और वहाँ ये सुनसान में एक जगह बैठते हैं और अरुण कहता है कि ये जगह अच्छी है, यहाँ कोई भी नहीं है, हम दोनों बैठेंगे अच्छे से। तो रानी भी कहती है, हाँ, चलो ठीक है। अब बैठ के ये बातें करने लगते हैं और बातों ही बातों में रानी फिर से बोलती है, मुझसे शादी करनी पड़ेगी बेटा। तुम तो करोगे ही मुझसे शादी और पैसे की माँग फिर से करने लगती है रानी बातों ही बातों में। अरुण उसे फिर भी समझाने की कोशिश करता है, बट जब रानी नहीं मानती उसको लगता है कि ये तो मानेगी नहीं, या तो ये शादी करके रहेगी या तो पैसे लेके रहेगी। और अगर मैंने इससे शादी कर ली तो मेरे घरवाले देंगे मेरे पिछवाड़े पे लात। ये क्या कर लिया तूने? 4 बच्चों की अम्मा को 52 साल की बुढ़िया से शादी कर ली तूने। तो इसने अब रानी का ही दुपट्टा लिया और रानी के ही दुपट्टे से रानी का गला ज़ोर से दबा दिया और तब तक दबाता रहा जब तक कि इसे ये ना लगा कि रानी मर चुकी है। रानी को ये उसके ही दुपट्टे से गला दबाने के बाद उसी खरपरी बम्बा के एरिया की झाड़ियों में फेंक देता है और खड़ा भी रहता है, थोड़ी देर देखता है कि ये पूरी तरह से मरी या नहीं, साँसें टूटती हैं या नहीं, तड़पना बंद करती है या नहीं। जब वो देखता है कन्फर्म हो जाता है कि हाँ, ये मर गई है। उसके बाद 2 फ़ोन थे रानी के पास, दोनों फ़ोन निकालता है रानी के और उसमें से सिम निकालता है, सिम तोड़ के वहीं पानी में फेंक देता है और दोनों फ़ोन अपने पास रख लेता है। इस बेवकूफ़ को ये लगता था कि पुलिस मुझ तक पहुँच ही नहीं पाएगी अगर मैं सिम निकाल दूँगा तो। बट जब ये सारी चीज़ें सामने आती है, पुलिस को 12 अगस्त को लाश मिलती है और फिर जब पुलिस सीडीआर कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकालती है और उसमें अरुण का नंबर निकलता है, पुलिस उसके पास पहुँचती है और पुलिस को अरुण ये सारी कहानी बताता है कि ऐसी-ऐसी घटना हुई शुरू से आखिरी तक। और अरुण का कहना था कि इसने मुझे धोखा दिया। सारी फ़ोटो फ़िल्टर्स की डाली हुई है इसने। मुझे लगा कि हाँ, थोड़ी बहुत बड़ी होगी, इतनी बड़ी थोड़ी ना होगी। बट ये जब मुझसे मिलने आई पहली बार तो मेरा तो दिमाग के फॉल्ट उड़ गए। मेरा दिमाग खराब हो गया कि इसने मुझे धोखा दिया और इसके धोखे के ही बदले मैंने इससे ये सारे पैसे लिए। ये इसके धोखे की फ़ीस थी, हर्जाना था जो मैंने इससे लिया, अरुण का ये कहना था। और अरुण को ये भी लगा था कि अगर मैं इससे शादी करूँगा, तो मेरे घरवाले तो क्या ही बोलेंगे और दुनिया क्या बोलेगी और इस तरह से अरुण ने ये प्लान रचा और रानी को जिसकी उम्र 52 साल थी, जिसके 4 बच्चे थे, अच्छी-खासी शादीशुदा, इसकी उम्र की ठीक डबल ये 26 साल का 52 साल की, उसे मौत के घाट उतार दिया। पर वही है ना, कातिल चाहे कितना भी अपने आप को शातिर समझने की कोशिश क्यों ना कर ले, पकड़ा ही जाता है क्योंकि आजकल पुलिस किसी न किसी तरीके से कातिल तक पहुँच ही जाती है। पर ये तो बेवकूफ़ था, इसे लगा मुझ तक पहुँचेगी नहीं, बट पुलिस बहुत जल्द इस तक पहुँची 20-22 दिनों के अंदर और ये सारा मामला हमारे सामने आता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम
असलियत क्यों नहीं दिखाना चाहते? क्यों हमारी आइडेंटिटी हमें छुपाने की ज़रूरत पड़ती है? क्यों हमें इस तरह से अपने आप को बनावटी रखने की दुनिया के सामने ज़रूरत पड़ती है? क्यों पड़ती है दोस्तों? जो आप हैं, जैसे हैं, वैसा ही पूरी दुनिया को दिखाएँ। यहाँ पर रानी की गलती थी, बिल्कुल थी। उसने अपने आप को कम उम्र का दिखाने के लिए फ़िल्टर्स लगाए, जिसको देख कर के अरुण को भी लगा कि हो सकता है शायद थोड़ी बहुत बड़ी होगी, बट इतनी बड़ी थोड़ी होगी। और जब ये सामने आई तो पूरा सच सामने आ गया रानी का। तो कहीं न कहीं रानी ने भी जो गलती की अ, उसका भी खामियाज़ा एक तरह से रानी को अ, भुगतना पड़ा, क्योंकि अगर इस तरह की आपराधिक मानसिकता वाला इंसान पल्ले पड़ जाता है, जुड़ जाता है, तो फिर इसी तरह के अंजाम हमें देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, जो थी यूपी के मैनपुरी से। और इस तरह से 52 साल की रानी को 26 साल का अरुण राजपूत मौत के घाट उतार देता है। आपके विचार इस कहानी पर ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और अगर आपको वीडियो में की गई मेरी मेहनत पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक करके मेरा प्रोत्साहन बढ़ाइएगा, और अगर आपने मेरे चैनल द केस को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। मिलते हैं आपसे अगली क्राइम स्टोरी के साथ। शुक्रिया।